कितने वर्षों के लिए दिए गए हैं, तो याद रखेंगे 15 वर्षों के लिए दिए गए थे। और हेक्टर मुनरो जीत जाता है, मतलब अंग्रेज जीत जाते हैं। और बच्चे, भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वहाँ से आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। बच्चे, सबसे पहले आप देखेंगे कि जब भारत में अकबर का शासन चल रहा था, यानी कि अकबर रूल कर रहा था भारत में, तो पहला अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल भारत आया 1599 ईस्वी में। और जॉन मिल्टन हॉल के साथ साथ ही आया था रॉल्फो फिंच, ये बात भी आप याद रखें। और जब ये लोग भारत आए तो इन्होंने भारत में देखा कि भारत बहुत ज़्यादा पैसे वाला देश है और यहाँ अगर व्यापार किया जाए तो काफ़ी कुछ हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये लोग वापस ब्रिटेन गए और ब्रिटेन जाकर इन्होंने मर्चेंट एडवेंचर नामक एक व्यापारिक ग्रुप बनाया। क्या नाम है? मर्चेंट एडवेंचर नाम है व्यापारिक ग्रुप का। और ध्यान रखेंगे कि इस मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के माध्यम से, या यूं कहें कि एलिजाबेथ टेलर प्रथम की अप्रूवल के साथ मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में EIC कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे। बात समझ आ रही है? अब सवाल क्या बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो याद रखें 31 दिसंबर 1600 को हुई है। कब हुई है बच्चे? 31 दिसंबर 1600 को हुई है। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं 1600 का राजलेख, उस चार्टर या उस राजलेख के माध्यम से कुछ पावर्स दी गई, कुछ शक्तियां दी गई कि आप भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं और साथ ही साथ पूरी गवर्नर को संभाल सकते हैं। गवर्नर किसकी? कंपनी की। केवल बात ध्यान रखिएगा, किसकी गवर्निंग कर सकते हैं? केवल कंपनी की गवर्निंग कर सकते हैं। उसी पर अपने अधिकार, अपने रूल चला सकते हैं। और कंपनी का कोई एम्प्लॉय अगर उन रूल के खिलाफ जाता है तो उसको आप पनिश भी कर सकते हैं। ये चार्टर 1600 एक्ट के माध्यम से हुआ है, जो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा दिया गया है मर्चेंट एडवेंचर नाम के इस ग्रुप को, जो बन चुका है क्या बच्चे? ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है। क्या बन चुका है? ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है। अब ये जो व्यापारिक अधिकार हैं, इनको किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो कितने वर्षों के लिए दिए गए हैं, तो याद रखेंगे 15 वर्षों के लिए दिए गए थे। और 15 वर्षों के साथ साथ कितनी शुरुआती संपत्ति या कितनी इनिशियल पूंजी इस व्यापारिक समूह के पास थी, या फिर इन्होंने इन्वेस्ट की थी, खर्च की थी, तो 30,133 पाउंड। और उसी के साथ याद रखें कि 217 सदस्यों का ये पूरा ग्रुप था। जो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल 217 सदस्यों की थी स्टार्टिंग में, शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे आप जानते हैं बढ़ते रहे। और फिर जब जहांगीर, अकबर की मृत्यु आप जानते हैं 1605 ईस्वी में हो गई थी अतिसार रोग की वजह से। और अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का अगला जो बादशाह बना वो जहांगीर था। और जहांगीर के शासनकाल में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज आया था। और उसने आकर किससे? जहांगीर से परमिशन मांगी थी कि हमें क्या करना है, अपनी कंपनी का स्टार्टअप करना है, फैक्ट्रियां लगानी है। कहां पर? भारत में। और उसी परमिशन के तहत, उसी आज्ञा के तहत जहांगीर ने तो परमिशन दे दी, और परमिशन के तहत पहली फैक्ट्री सन 1611 को भारत में लगाई गई है। कहां पर बच्चे? मुसलीपट्टनम में। लेकिन याद रखिए कि जो पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में लगाई गई है वो एक अस्थायी फैक्ट्री थी, या टेम्परेरी इसको हम कह सकते हैं ना, अस्थायी फैक्ट्री थी। मुसलीपट्टनम कहाँ है बच्चे? याद रखें आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में लगाई गई और ये एक अस्थायी फैक्ट्री थी, मतलब परमानेंट नहीं थी। उसके बाद 4 साल बाद 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री या पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई गई है। तो सवाल सीधे सीधे क्या बनता है कि अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। और पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? मुसलीपट्टनम में लगाई गई है 1611 में। लेकिन अगर सवाल बन जाए कि पहली की जगह सवाल पूछने लग जाए कि दूसरी फैक्ट्री अंग्रेजों की कहाँ लगाई गई थी, तो बच्चे याद रखेंगे सूरत में लगाई गई थी 1613 ईस्वी में। है दूसरी, लेकिन स्थायी रूप से पहली है। बात समझ आ गई? आई थिंक आई क्लियर्ड योर पॉइंट।
आगे देखें 1615 ईस्वी में टॉमस रो नाम का एक अंग्रेज भारत आया था। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है जो कि याद रखना है कि टॉमस रो 1615 में आया है और कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आया है। उससे पहले पहला अंग्रेज अगर पूछ लेता है कि पहला अंग्रेज कब आया भारत, तो जॉन मिल्टन हॉल है जो 1599 में आया था, पहले अंग्रेज का नाम। साथ ही साथ उसके रोल्फो फिंच भी आया था। 2 अंग्रेज थे एक साथ आए थे पहली बार भारत। इतनी बात समझ आ गई, बहुत अच्छे, बहुत बेहतर। मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप की स्थापना भी आपको समझ आ चुकी है, 31 दिसंबर 1600 को हुई है। इसके बाद बच्चे व्यापार की शुरुआत होती है। टॉमस रो जब भारत आया जहांगीर के दरबार में, तो टॉमस रो ने व्यापार करने की पूरी परमिशन मांग ली थी और परमिशन के अनुसार ही व्यापार की शुरुआत जो अंग्रेजों ने की है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने की है, वो 3 प्रांतों में की, बॉम्बे प्रांत, मद्रास प्रांत और बंगाल प्रांत। आपको याद रखने हैं 3 प्रांत के नाम, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। अब यहां पर एक 1726 के राजलेख का जिक्र और आता है। बीच में 1726 में एक राजलेख गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने भेजा और उस राजलेख के दौरान कहा गया कि जो कानून बनाने का अधिकार है इन 3 प्रांतों में वो किसके पास रहेगा, गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास रहेगा, यानी कि गवर्नर परिषद के पास रहेगा, या फिर इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ईस्ट इंडिया के पास रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। बात समझ आ रही बच्चे? अब यहां देखें तो गवर्नर परिषद क्या होती है बच्चे? गवर्नर परिषद में एक गवर्नर होता है, एक डेप्यूटी गवर्नर होता है और प्लस 24 अन्य सदस्य होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। मतलब इसको हम क्या कह रहे हैं, सभी को मिलाकर गवर्नर परिषद कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसको हम? गवर्नर परिषद कह रहे हैं। अब उसके बाद आगे देखें तो यहां पर 3 प्रांतों में जो सबसे अमीर प्रांत था बच्चे वो था बंगाल। ठीक है, याद रहेगी ये बात। 3 प्रांतों में जो सबसे अमीर प्रांत था वो कौन था बच्चे? बंगाल हुआ करता था। और अंग्रेजों की पूरी नजर बंगाल पर थी कि हमें किसी भी तरीके से बंगाल को कब्जे में लेना है। और इसी के चलते प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। और बच्चे याद रखेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया, बंगाल का पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। ये बात आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया है। और एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है अंग्रेज, दूसरी तरफ से बंगाल का नवाब था सिराज उद दौला। क्या नाम है बच्चे? सिराज उद दौला, बंगाल का नवाब। और इस युद्ध में जीत जाता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में जीत जाता है और हार होती है बंगाल के नवाब की। और जब हार हो जाती है तो जाहिर सी बात है कोई संधि होगी, संधि नहीं होगी तो कुछ ना कुछ शर्त माननी पड़ेगी जो हारा है यानी कि हारने वाले पक्ष को। और हुआ भी यही कि बंगाल के नवाब को शर्त माननी पड़ी रॉबर्ट क्लाइव की कि अब बंगाल में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 प्रांतों में जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो अंग्रेजों का होगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। बात समझ आ रही है? तो कौन कौन से प्रांत है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये 3 प्रांत आपको याद रखने। उसके बाद फिर होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। और जब बक्सर का युद्ध होता है तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेज का नाम है, याद रखें। और भारत की तरफ से शाह आलम द्वितीय हुआ करता था उस समय, मुगल बादशाह। याद रखेंगे बच्चे, मुगल बादशाह 1764 में कौन था? शाह आलम द्वितीय था, सेकंड था। और बंगाल का नवाब हुआ करता था मीर कासिम और अवध का नवाब होता था शुजा-उद-दौला। याद रखें कि बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम है। अवध का नवाब कौन है? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला है। और यहां पर मुगल बादशाह कौन है? तो बच्चे मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में भी क्या होता है? हेक्टर मुनरो जीत जाता है, मतलब अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेज के साथ साथ क्या कहें हम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब जीते हैं तो फिर से संधि होगी। और संधि इस बार कौन सी होती है बच्चे? 1765 की इलाहाबाद की संधि। याद रखें 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया और 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। और यही इलाहाबाद की संधि
बहुत बड़ा कारण बनेगी इस बात का कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमा चुकी होगी। दैट्स द पॉइंट, क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई है बच्चे? अगर समझ में आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पॉलिटी से रिलेटेड या फिर जीएस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, आप लोग जैसे कि जानते भी हैं बच्चे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1765 की संधि के बाद होता क्या है कि 1765 की संधि के बाद एक द्वैध शासन बंगाल में लगा दिया जाता है। अब द्वैध शासन क्या है, द्वैध शासन क्या है वो समझते हैं ना। इसके बाद बच्चे ध्यान रखेंगे कि द्वैध शासन लागू हुआ कहां पर, बंगाल में। द्वैध शासन लागू किसने किया है तो याद रख लेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया है। द्वैध शासन लागू किसने किया है बच्चे, याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया है। और पूछ लेगा अगर कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तब भी क्या याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव याद रखना है। बात समझ आ गई बच्चे? और लेकिन एक चीज याद रखें कि रॉबर्ट क्लाइव 1757 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया और ये 1760 तक रहा था। 1760 में वापस चला गया और पुनः ये वापस आया था 1765 में, और 65 से फिर उसके बाद ये 72 तक भारत में बंगाल का गवर्नर बनकर रहा था। 72 तक, 72 नहीं 67 तक, कितना 67 तक ये बंगाल का गवर्नर बनकर रहा था दोबारा से, 65 से 67, पहले 57 से 60, ठीक है। बीच में भारत से वापस जा चुका था अपने देश। अब यहां पर बात क्या आती है कि द्वैध शासन लागू कर दिया किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है बच्चे, द्वैध शासन का मतलब होता है कि एक ऐसा शासन जिसे दो लोग मिलकर चला रहे होते हैं। अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि अपने भारत में भी द्वैध शासन लागू है और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम से। लेकिन वो होता क्या है, वो हम डिटेल में तो बाद में समझेंगे, लेकिन छोटी सी बात मैं अभी बता देता हूं कि द्वैध शासन का मतलब यह है कि जैसे केंद्र में अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, या फिर हम यूं कहें कि हमारे ऊपर एक तो प्रधानमंत्री का शासन चलता है और दूसरा मुख्यमंत्री का शासन चलता है जो राज्य में हम रह रहे होते हैं, ठीक है। तो यही द्वैध शासन है कि मतलब हमारे ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बनाकर लगा सकती है और राज्य सरकार भी कानून बनाकर लगा सकती है। तो वैसे ही बंगाल में भी बंगाल के नवाब का शासन भी चल रहा था और गवर्नर का शासन भी चलने लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इसी के साथ जब द्वैध शासन लागू किया गया 65 में, इसको रहा तो ये 72 तक था, लेकिन बच्चे याद रखें इन 7 वर्षों में भारत को बहुत ज्यादा लूटा खसोटा गया। मतलब बहुत ज्यादा भारत को पैसा जो है वो रेवेन्यू के नाम पर, कर के नाम पर जमा कर करके ब्रिटेन पहुंचाया गया है, ब्रिटिश पहुंचाया गया है। इसके बाद 1772 में गवर्नर आता है भारत में जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग, और ये इंपॉर्टेंट नाम है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आगे चलकर आपको बता रहा हूँ, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग जब भारत आता है तो 1772 में इसने सबसे पहले भारत आने के बाद द्वैध शासन को समाप्त किया, ठीक है। तो द्वैध शासन लागू किसने किया है, रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन समाप्त किसने किया है बच्चे, वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया है। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आ चुका था तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट भारत आता है जिसे हम नियंत्रित कानून भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे चार्टर अभी तक आ रहे थे, राजलेख आ रहे थे, तो उसी राजलेख की तरह रेगुलेटिंग एक्ट भारत आता है 1773 में, और इसको बनाकर भेजता है कौन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। नाम याद रखें, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। और लॉर्ड नॉर्थ एक कमेटी का गठन करता है जिसे हम कहते हैं सीक्रेट कमेटी, यानी कि गुप्त समिति, और इस सीक्रेट कमेटी के सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को रेगुलेट करने के लिए आया था वास्तव में। लेकिन उस रेगुलेटिंग एक्ट में होता क्या है, और उस बच्चे रेगुलेटिंग एक्ट में एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, और इसी प्रकार से सन 1853 तक लगातार रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आते रहेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट को हम चार्टर एक्ट के नाम से जान रहे होंगे, और 1853 तक जो 20-20 साल के लिए आ रहे होंगे उनके अंदर कई नई नई क्या क्या कंडीशन हो रही होगी वो भी समझ रहे होंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में हम देख रहे होंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, और उनसे वन लाइनर अप्रोच में या फिर एमसीक्यू लेवल पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे करा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो फटाफट से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे द अरुण, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
see your ass like that.